नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2025 जुलाई का महीना और बहुत सी वैकेंसीज है वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है। और राजस्थान सरकार में जितनी भी भर्तियां होती है उनमें एक महत्वपूर्ण और परीक्षा की जो रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं वो है राजस्थान का जीके, यानी उसमें राजस्थान का इतिहास, भूगोल और कला और संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों का ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान में होने वाली तमाम भर्तियों को ध्यान में रखते हुए एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की बुक है, उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। वैसे तो बाज़ार में बहुत सी गाइड्स हैं, बहुत से नोट्स हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं, सब कुछ बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। फिर भी राजस्थान का एक ऑथेंटिक सोर्स जो स्वयं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित की गई बुक में है, वो शायद गाइडों में नहीं मिलता है। तो हम एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ कक्षा 10 के जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक है उसको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे और उसमें बनने वाले सभी तरह के जो प्रश्न हैं उनको देखते हुए जाएंगे। तो आप निश्चित ही इस क्लास को देखिए और निश्चित ही आपको इस क्लास को देखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको सफलता मिलेगी। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो सीधे के सीधे इन क्वेश्चन की जो लाइन है वहीं से उठा लिए जाते हैं। तो आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक जो कक्षा 10 की है। तो आइए शुरू करते हैं। और इस बुक में बहुत से टॉपिक वैसे दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं जो आते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो इंडेक्स हैं, इंडेक्स में देखिए सबसे पहले जो हमारे पास में है वह है राजस्थान का इतिहास एवं एक परिचय, ठीक है। दूसरा है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव और त्यौहार एवं मेले, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएँ, स्थापत्य एवं शिल्पकला के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम आते हैं इसके अध्याय फर्स्ट में। और पहला जो अध्याय है इसका नाम क्या दिया गया है, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो बहुत ही बारीकी से हम इसको पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे। मैं आपको हर एक लाइन का अर्थ समझाते हुए चलूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आप भी पूर्ण मनोयोग से इस बुक को जरूर पढ़ें। और यदि आपको ये बुक बाज़ार में मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस बुक के अपने YouTube के नीचे पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और साथ साथ में इसको पढ़ते रहना। काफ़ी अच्छी बुक है। तो शुरू करते हैं। पहली जो लाइन दे रखी है इसमें लिखा है 1949 ईसा पूर्व से राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि 1949 ईस्वी से पहले जिस प्रदेश में, जिस जगह हम रह रहे हैं राजस्थान में, उसका जो ऑफिशियल नाम है वो राजस्थान नहीं था। तो क्या नाम था उसके बारे में भी अलग अलग समय और परिस्थिति के अनुसार नाम रहे। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करता चलता हूँ आपके लिए। तो ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, कौन है भाई जॉर्ज थॉमस? जॉर्ज थॉमस कौन है? एक विदेशी इंसान है जो राजस्थान में आता है और यहाँ के बारे में जो जानकारी देता है उसके बुक से हमें कुछ जानकारी मिलती है। वो है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था जॉर्ज थॉमस। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किस इंसान ने किया, तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। इसके बाद में 1829 ईस्वी में, ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टाइम है, इस समय एक बुक आती है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम क्या है आप सारे जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड के बिना तो राजस्थान का इतिहास ही शुरू नहीं हो सकता। तो कर्नल जेम्स टोड ने बुक लिखी, उसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हालांकि इस एक टॉपिक पे भी हम 1 घंटे से ज़्यादा बात कर सकते हैं,
परंतु आज हम बिना भटकाव के सिर्फ और सिर्फ लाइन टू लाइन चलने का प्रयास करेंगे। हालांकि कर्नल जेम्स टोड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियां हैं, जॉर्ज थॉमस के बारे में भी बहुत सी जानकारियां हैं कि एक मराठों के लिए नौकरी करता था, मराठों का एक तोपची हुआ करता था, वो हम बाद में कभी बात करेंगे। अभी हमारा जो टारगेट है केवल ये बुक है। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में जो उसकी बुक थी उसमें क्या नाम दिया है राजस्थान का, ये देखिए, राजस्थान और राजस्थान, यानी कर्नल जॉन जेम्स टोड पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रदेश के लिए राजस्थान या राजस्थान वर्ड का यूज किया है। और स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को, डेट ध्यान रखना, कौन सी डेट है, 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया भाई, राजस्थान। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, यानी इसका सदियों से कई नाम मिलते हैं। वो हम देखते हैं क्या क्या है। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा, वेद, और वेदों में भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी हमारे इस प्रदेश का नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, देखो बड़े इंपॉर्टेंट है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। कभी भी इन सबको सेलेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से वैदिक कालीन राजस्थान क्या नाम नहीं है, तो ये ध्यान रखना, मरु है, धन्व है, जांगल है, मत्स्य है और शूरसेन है। ठीक है, आगे, मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे तो आप मरु बोलें चाहे धन्व बोलें, इनका अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ। यानी जो मरु और धन्व जो वर्ड हैं इसका प्रयोग मोस्टली जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है उसके लिए किया गया। जोधपुर पहले जोधपुर को क्या बोलते थे, मरु प्रदेश, फिर क्या मरु से क्या बना, मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। यानी आज का जो वर्तमान जो मारवाड़ नाम है ये कहीं न कहीं वैदिक साहित्य से निकल के आया है। पहले ये मरु कहलाया, उसके बाद मरुवार और आज ये मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, केर और पिल्लू आदि होते थे। यानी वैदिक कालीन जो साहित्य है इसमें इस प्रदेश का भी नाम हमें क्या मिलता है, जांगल उस प्रदेश के लिए निश्चित नाम किया गया जहाँ पे समी का मतलब होता है खेजड़ी का वृक्ष। केर सारे जानते ही हैं कि केर एक बहुत ही मतलब राजस्थान के मरुस्थल में होने वाली एक अच्छी वनस्पति है। और पिल्लू जिसको जाल वृक्ष के जो फल लगते हैं उसको पिल्लू बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो वनस्पति जिस एरिया में थी उसको जांगल नाम दिया गया। अब यदि हम बात करें बीकानेर और नागौर, यानी बीकानेर और नागौर जो वर्तमान में अपने हैं वह इनके आसपास का जो क्षेत्र है ये जांगल देश के नाम से कहलाता था। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने सबसे पहले ये देखा इस प्रदेश का राजपुताना नाम कौन देने वाला व्यक्ति कौन है, तो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने दिया। ठीक है, जॉर्ज थॉमस के बाद में राजस्थान या राजस्थान नाम किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान का जो वैधानिक नाम है एक डॉक्यूमेंट में जो नाम होता है यानी कानून के नज़रों में इस प्रदेश का अस्तित्व कब हुआ, 30 मार्च 1949 को, और फाइनली नाम इसका क्या रखा गया, राजस्थान। इसके अलावा हम अभी ऋग्वेद के बारे में बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद में भी इसके अलग अलग नाम मिले, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, शूरसेन। ठीक है, और मरु का मतलब जोधपुर का आज वाला क्षेत्र मरु, फिर ये मरुवार कहलाया और अब मारवाड़ कहलाता है। जांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, जिस एरिया में समी, केर और पिल्लू आदि के वृक्ष होते थे, और मोस्टली ये एरिया कहाँ है, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जांगल देश कहलाता है। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में, ये भी बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मत्स्य प्रदेश, इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, महाभारत में मिलता है। महाभारत के एक राज्य के रूप में हुआ है और वह जयपुर, आज का जयपुर, अलवर और भरतपुर तक के विस्तृत था। यानी जो मत्स्य प्रदेश है कहाँ तक विस्तृत था, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो वर्तमान क्षेत्र भी है इसे भी मत्स्य नाम से, मत्स्य प्रदेश के नाम से ही जानते हैं और उस समय भी इसको मत्स्य नाम से ही जाना जाता था। कब, महाभारत काल में। और मत्स्य प्रदेश की राजधानी कौन सी,
विराटनगर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र, यानी भरतपुर के पास जो मथुरा क्षेत्र है वो कौन से हैं? धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग शूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका भी उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे यानी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। प्रतापगढ़ के भूभाग का जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? कांठल। कांठल कहलाता है क्योंकि ये क्षेत्र माई नदी के किनारे कांठे पर स्थित है। इसकी देखो व्याख्या। कांठल क्यों कहते हैं? माई नदी का जो क्षेत्र है उसके किनारे, किनारे का मतलब क्या है? कांठा, कांठे के किनारे मतलब किनारे पे होने के कारण इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा? कांठल। और 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। ये सारी चीज़ें गाइड्स में दे रखी है, लेकिन यहाँ पे उसकी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि कांठल कहने के पीछे कारण क्या है कि माही नदी के किनारे होने के कारण इसको क्या कहा गया है? कांठल। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? 56 का मैदान। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए उस टाइम का प्राचीन जो मैप हैं, यानी ये रहा अपना जंगल प्रदेश और ये वाला पूरा मारवाड़ वाला क्षेत्र जो, ठीक है, और ये मेवाड़ का क्षेत्र हैं, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र हैं, ये मेवात, ढूंढाड़, ये पूरे के पूरे आप इस मैप को भी अच्छे से देखना, इस बुक में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यानी हम अभी तक बात कर चुके हैं, क्या क्या बात की है? सबसे पहले हमने बात की राजस्थान के नाम को लेकर कि सबसे पहले इसको राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी बुक लिखी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम दिया इस बुक में? राजस्थान या राजस्थान। राजस्थान का अस्तित्व कब आया, यानी राजस्थान का वैधानिक स्वरूप कब देखने को मिलता है? 30 मार्च 1949 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान मिल गया। फिर ऋग्वेद में हमने देखा इस प्रदेश के लिए मरु, धन्व, जांगल और मत्स्य और शूरसेन ये नाम मिलते हैं, ठीक है। ये हमने ऋग्वेद कालीन नाम देखे और इनका प्रयोग हमने जोधपुर के बारे में भी देखा। शुरू में इसको मरु कहते थे, मरु के बाद में ये मरुवार कहलाया और उसके बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, ठीक है। और इसके बाद में हमने देखा जिस जगह समी, कैर और पिल्लू आदि होते थे उस जगह को जांगल कहा गया। और जांगल का जो क्षेत्र है बीकानेर, नागौर के आसपास का क्षेत्र यानी जांगल देश कहलाता था। और मत्स्य प्रदेश जो मत्स्य क्षेत्र हैं ये महाभारत में एक राज्य हुआ करता था जिसका एरिया था अलवर, जयपुर और भरतपुर, ठीक है। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद यानी भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र जो हैं धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग शूरसेन राज्य में सम्मिलित हुआ करते थे और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। फिर हमने देखा माई नदी के पास का जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल। कांठल कहने के पीछे का लॉजिक भी हमने देखा क्योंकि ये जो प्रदेश है, ये जो जगह हैं माई नदी के किनारे पे हैं, इस कारण इसको क्या कहा गया? कांठल। फिर हम बात करते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में बसे 56 गांवों के समूह के कारण इसे क्या कहा गया? 56 का मैदान। आगे बढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहते हैं? ऊपरमाल। यानी पठार, अब से आप सारे जानते हैं कि जो पहाड़ के ऊपर का जो हिस्सा होता है जैसे जो टेबल नुमा होता है उसे क्या कहते हैं? पठार। पठार कहते हैं और ये पहाड़ के ऊपर भी होता है, इस कारण इसका नाम भी क्या पड़ गया? ऊपरमाल, ठीक है। कहाँ है ये? भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिरवा क्या है भाई? उदयपुर के आसपास का प्रदेश की पहाड़ी जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? गिरवा। अब जैसलमेर का प्राचीन नाम भी पूछा जा रहा है, यहाँ बताया गया क्या है? मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये कहलाता है बागड़। अच्छा, कोटा और बूंदी का प्रदेश है, यानी कोटा बूंदी का जो प्रदेश है ये अपना कोटा बूंदी का प्रदेश है। किस नाम से जानते हैं इसको? जानते हैं हाड़ौती के नाम से। फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र आप सारे जानते हैं किस नाम से फेमस है? शेखावाटी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इतिहास का काल विभाजन। अब इतिहास के काल के आधार पे हम देखते हैं राजस्थान के बारे में। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला जो है ये है प्राक युग। प्राक युग का मतलब हो गया इतिहास से पहले का टाइम।
यानी अब हम इतिहास की दृष्टि से भी इसे देखने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्राक युग, ठीक है, ये प्राक युग, फिर आद्य युग और ऐतिहासिक युग। ये इतिहास को पढ़ने के एक तरीके हैं। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल, ज्ञात इतिहास से पहले का जो समय था उसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक युग भी बोल देते हैं। अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। अब तक का जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो मानव था उसे लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। उस टाइम का जो मानव था आखेटक था, शिकारी था एक तरह से, और सिर्फ अपने खाने पीने पे और पशुओं आदि पे ध्यान देता था, मांस वगैरह खाता था। आद्य युग का मतलब क्या हो गया? संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ। और इस टाइम का जो इतिहास है हमें देखने को मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास है, क्योंकि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या मिलता है, वहाँ पे कुछ लिपि के बारे में तो पता चलता है, परंतु उस लिपि को हम आज तक भी नहीं पढ़ पाए, यानी वो अस्पष्ट है, आदि जानकारी है। इस कारण ये क्या कहलाया? आद्य इतिहास कहलाया। तीसरा है ऐतिहासिक युग। उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग दृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक का। आद्य युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा, और फिर ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी रहा। तो इसके बारे में ये अपने को थोड़ी जानकारी देख लेनी चाहिए, ठीक है। आगे प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान। देखिए, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा दृष्टवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल। आगे देखो, पूर्व पाषाण काल, यानी ये जो जानकारी पड़ी इसमें से ज़्यादा कोई विशेष जानकारी ऐसी है नहीं जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 2.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या नाम है? C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हैंडैक्स खोज निकाली थी। ये घटना है 1870 की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड ने भी। और जगह है जयपुर और इंद्रगढ़ के पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्तकुठार, यानी एक तरह से कुल्हाड़ी का इन्होंने खोज निकाली थी। कुछ समय पश्चात शेटनकार भी ये किसी व्यक्ति का नाम है जो एक उत्खनन करता है, ने झालावाड़ से, जगह का नाम याद रखना, झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इन सभी विद्वानों के नाम याद रखना, बहुत से एग्जाम में इनके नाम पूछे गए हैं।
इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलीचन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण काली के संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। यानी ये जो उपकरण यहाँ इन जगहों पे मिले हैं, यहाँ कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ मिल रही है, लेकिन यहाँ के जो ये विद्वान लोग हैं इनके अक्सर नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा इसको देख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब है मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान का मतलब जो वर्तमान का जो अपना डेजर्ट वाला इलाका है, पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, ठीक है, फिर चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, ठीक है। जिनमें जो उपकरण मिले हैं ब्लेड, इंग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलेथ, ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, यानी लघु पाषाण उपकरण है। यानी जो प्रागैतिहासिक काल था, पाषाण काल से आगे का जो टाइम था, उनमें मानव ने क्या किया था, मानव का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, तो उसने जो पहले भारी भरकम पत्थरों का यूज करता था उसकी जगह उसने छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए और उनका यूज करने लग गया। ये जितने भी अभी हमने नाम पढ़े हैं ये सभी के सभी उन औजारों के नाम हैं जो मध्य पाषाण कालीन टाइम में अपने को मिले हैं, ठीक है। उत्तरीय नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ है। मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है? अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है मैं आपको हाईलाइट करते जाऊँगा, ठीक है। राजस्थान में धातु काल के बारे में यदि बात करें, ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण व ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के संस्कृति विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद। कभी कभी इनके नाम दिए जाते हैं, मिलान के लिए बोलते हैं कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है। अहाड़ व झाड़ोल कहाँ है? उदयपुर। पिंड पांडलिया चित्तौड़। कुराड़ा, नागौर, साबणिया व पुगल कहाँ है? बीकानेर में। नंदलालपुरा, किरोड़ा व चितवाड़ी जयपुर। एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल, माहौली, सवाई माधोपुर, ये साइट्स हैं जो राजस्थान में जहाँ पे ये धातु काल के बारे में जानकारी मिलती है। जगह का नाम है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखें। मलाहा, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एग्जाम में बहुत बार इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के ये क्वेश्चन हैं वो गलत ही होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे नाम आया है अब, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया व पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा, किरोड़ा व चितवाड़ी जयपुर, इन सब को याद रखना है कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। और यदि मुझे टाइम मिला तो मैं इनको थोड़ा शॉर्ट करके आपको और अच्छे से बता दूंगा, इनकी भी लिस्टिंग करने का मैं प्रयास करूंगा यदि मुझे टाइम मिला तो। लोहे काल। यदि लोहे काल की हम बात करें, ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी घटना का मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब सबसे पहले इन तांबे, कांसा, इनके बारे में मानव ने जाना,
लेकिन ये इतने धातु मजबूत नहीं होते थे क्योंकि ये थोड़े मुलायम होते हैं लोहे की अपेक्षा। बाद में जैसे लोहे की जानकारी यहाँ के लोगों की हुई तो लोहे के आधार पे फिर हथियार बनने लग गए, अच्छी अच्छी तलवारें बनने लग गई, और जिसके पास जितने अच्छे औजार, जितने अच्छे हथियार, वही वहाँ का क्या बन जाता, मालिक। तो इसी कारण यहाँ पे क्या कहा गया है कि लोहे का जो युग है वो एक अपने आप में इतिहास में क्या है, युगांतकारी घटना है। ठीक है। इसके अलावा इसने कृषि उपकरणों यानी लोहे के बड़े बड़े औजार बनने लगे, जिससे खेती करना भी आसान हो गया तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया गया। राजस्थान में भरतपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जगह। जोधपुरा जयपुर, यानी जोधपुरा नाम देके ये मत सोच लेना कि जोधपुर में, ये कहाँ है जोधपुरा, जयपुर में। सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, ये जो मैंने 4 नाम बताए हैं, भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी, झुंझुनू और रेड टोंक, यहाँ से चारों के चारों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। ठीक है ना। तो लोहे संस्कृति के ये विशेष स्थल हैं जो अपने देखें, भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक। ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। वही से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सोचिए, यानी जो 9 जगह हैं, कहाँ पड़ता है ये, 9 भरतपुर में। यहाँ के जो औजार वगैरह मिले हैं उसे ये ज्ञात करते हैं इतिहासकार कि शायद लोहे युग की शुरुआत की जो सीमा है यहीं से निर्धारित करते हैं। ठीक है। जोधपुरा कहाँ है, जयपुर। सुनारी कहाँ है, झुंझुनू में लोहे गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का प्राचीनतम टाटा नगर किसे कहा जाता है, रेड को। क्यों कहा गया टाटा नगर, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा टाटा जो कंपनी है वो लोहे का काम करती है, यानी उस टाइम जो सबसे ज़्यादा अपने ये जो अवशेष मिले इसी जगह से मिले, इस कारण इसको क्या कहा गया है, रेड को प्राचीन मतलब भारत का टाटा नगर कहा गया। ठीक है। यह राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड यानी संस्कृति पेंटेड ग्रे वेर PGW शॉर्ट में इसको जानते हैं का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था, यानी जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी, ये महाभारत काल में है। वह जोधपुरा भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कहाँ, जयपुर। सुनारी, झुंझुनू, 9 आदि स्थानों पर भी, यानी यहाँ पे लोहे कालीन भी मिले हैं। और उसके बाद की जो संस्कृति है सलेटी यानी जो चित्रित मर्द भांड आ गए, वहाँ के अवशेष भी यहाँ पे मिलते हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास की भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो यहाँ तक की जो जानकारी अपन ने पढ़ी बहुत ही सटीकता से, इस बुक को एक बार आप खुद अपने स्तर पे पढ़ना और इसको हाईलाइट करते हुए पढ़ते जाना। हर एक लाइन में कुछ न कुछ क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब उपयोगी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरे साथी इस वीडियो को देखते हैं इसको ज़रूर, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।